Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME Adda for Mechanical Engineer. Today we are going to discuss about the SF420 low temperature fittings for wrought carbon steel and alloy steel. We have already discussed the part 1. In the part 1 we have discussed till chemical composition clause. In this part 2 we are going to discuss uh, on the tensile properties requirements and on bar. टेंसर प्रॉपर्टीज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रेड वाइज वो टेबल 3 में स्पेसिफाइड हैं. टेबल 3 को हम चेक कर लेते हैं. दिस इज दिस इज द टेबल 3 टेंसल रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रेड वाइज जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्पेसिफाइड है. एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में है. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी है. The tensile properties of the fittings material shall conform to the requirements of applicable grade of material as listed in table 3. जो भी fittings इस material specification के अंडर सर्टिफाइड हो रही हैं तो वो टेबल 3 की जो टेंसाइल की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंफर्म करना चाहिए जो रिक्वायरमेंट्स टेबल 3 में स्पेसिफाइड है. और जो टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन है वो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स किसी भी एक डायरेक्शन में आप कट कर सकते हैं. इसको भी देख लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स स्पेसिमेंस कट फ्रॉम आइदर अ फिटिंग और फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेट और पाइप दे वर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम shall be acceptable for tension test. लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर स्पेसिमेन आप या तो फिनिश फिटिंग है उसमें से कट कर सकते हैं या जो रॉ मटेरियल है फिटिंग के लिए प्लेट या पाइप उसमें से आप टेंशन टेस्ट के स्पेसिमेन को लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर डायरेक्शन में कट कर सकते हैं. ये एक्सेप्टेबल है. फॉर फिटिंग्स मेड फ्रॉम फोर्जिंग्स the tension test specimens shall meet the requirements of specification SA350 for the tension test. अगर आपने फिटिंग को फोर्जिंग से बनाया है तो उस केस में जो फिटिंग्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो टेंशन टेस्ट के लिए 350 से हमें रेफर करनी है. 350 की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको मीट करना है. अब टेबल 3 को रेफर करेंगे. While table 3 specifies elongation requirements for both longitudinal and transverse specimens. अभी आपने देखा था कि टेबल 3 में जो ईच ग्रेड की रिक्वायरमेंट है elongation की वो बोथ डायरेक्शन में स्पेसिफाइड है सेपरेटली लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. आपको एक बार में एक ही डायरेक्शन में elongation की रिक्वायरमेंट को मीट करना है. अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में सैंपल कट किया टेंशन टेस्ट का तो लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन को आप मीट करेंगे और ट्रांसवर्स स्पेसिमेन है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट है उसको हम रेफर करेंगे. इट इज़ नॉट द इंटेंट दैट बोथ रिक्वायरमेंट्स अप्लाई साइमल्टेनियसली. मीन्स एक ही साथ में दोनों रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है. जिस डायरेक्शन में आपने स्पेसिमेन को कट किया है उसी डायरेक्शन की एलोंगेशन रिक्वायरमेंट को आप रेफर करेंगे. Instead, it is intended that only the elongation requirement that is appropriate for the specimen used be applicable. जो appropriate है उसी रिक्वायरमेंट को हमें रेफर करना है. Unless specified by the customer, tensile test or orientation is at the discretion of the manufacturer. जब तक कस्टमर ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको टेंशन टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कट करना है टेंशन टेस्ट के स्पेसिमेन तो उस केस में मैन्युफैक्चरर का ये डिस्क्रिशन है. मैन्युफैक्चरर उस केस में मन मर्जी कर सकता है कि वो
ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी ले सकता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी सैंपल को ड्रॉ कर सकता है। वन टेंशन टेस्ट shall be made on each heat of material. So हर एक हीट से एक टेंशन टेस्ट का स्पेसिमेन ड्रॉ करना है और टेस्ट करना है, एंड इन द सेम कंडीशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट एज द फिनिश फिटिंग। तो जो टेंशन टेस्ट का स्पेसिमेन होगा वो सेम हीट ट्रीटमेंट कंडीशन में होगा जिस हीट ट्रीटमेंट कंडीशन में आपकी फिनिश फिटिंग है। It represents provided that the wall thickness of the fitting and the representative sample thickness do not vary more than 6 mm। अब इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका फिटिंग है, फिटिंग की वॉल थिकनेस और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की थिकनेस है वो 6 mm से ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। सपोज कीजिए कि 10 mm का फिटिंग है और आपने 8 mm का सैंपल बनाया है, सो ये केस आपका एक्सेप्टेबल है। बट आपने फिटिंग की वॉल थिकनेस है 10 mm और आपने 3 mm या 2 mm या 15 mm, हाँ सॉरी 17 या 18 mm सैंपल की थिकनेस है, तो वो इससे ये वेरिएशन से ज़्यादा हो रहा है, तो 6 mm से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। At least one tension test per heat of weld metal shall be made after heat treatment in the same manner as the base metal। So अगर फैब्रिकेटेड फिटिंग्स हैं तो उस केस में वेल्ड मेटल से भी एक सैंपल ड्रॉ करना है आफ्टर हीट ट्रीटमेंट इन द सेम मैनर एज द बेस मेटल। अब कंडीशन ये है कि रिजल्ट्स ऑफ द टेंशन टेस्ट ऑफ वेल्ड मेटल नीड नॉट बी रिपोर्टेड। सो इसमें एक ऑप्शन रहता है कि टेंशन टेस्ट वेल्ड मेटल से आपने जो टेंशन टेस्ट किया है उसकी रिपोर्टिंग आपको टेस्ट सर्टिफिकेट में नहीं करनी है, unless supplementary requirement S51 of specification A960 is specified। अगर supplementary requirement S51 is specified in the purchase order, then in that case results of the tension test of the weld metal will be reported in the test certificate। उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है जब आपको सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। Records of the tension test shall be certification that the material of the fitting meets the tensile requirement of the specification। अब मूव करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट प्रॉपर्टीज के लिए। सो इम्पैक्ट टेस्ट प्रॉपर्टीज हर एक ग्रेड के लिए डिफरेंट टेस्ट टेम्परेचर हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि कितने जूल की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। ये आपको टेबल 4 या टेबल 5 में आपको मिल जाएंगी। और ये बेस मेटल और वेल्ड मेटल दोनों से ही सैंपल ड्रॉ करना है, इसमें ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपकी सीमलेस फिटिंग्स है तो उस केस में केवल बेस मेटल से आएगा, वेल्ड मेटल एब्सेंट रहेगी। बट जब आपकी फ्यूजन वेल्डेड या कहिए कि फैब्रिकेटेड फोर्जिंग है, फैब्रिकेटेड आपकी फिटिंग है, तो उस केस में आपकी वेल्ड मेटल से भी एक इम्पैक्ट का सैंपल ड्रॉ होगा और बेस मेटल से भी ड्रॉ होगा। सो उन दोनों की रिक्वायरमेंट्स है वो टेबल 4 और 5 में स्पेसिफाइड है। अब रीटेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है इन केस अगर आपको कोई भी सैंपल फेल होता है तो when the average value of 3 specimen equals or exceeds the minimum value permitted for a single specimen। सो अगर आपके 3 स्पेसिमेन हैं और उनका एवरेज वैल्यू इक्वल या एक्सीड करती है किससे, मिनिमम वैल्यू परमिटेड फॉर ए सिंगल स्पेसिमेन। सो अगर मैं WPL 6 ग्रेड का एग्जांपल लूँ सो उसमें 13.6 जूल मिनिमम रिक्वायर्ड है सिंगल स्पेसिमेन के लिए और 17.6 एवरेज वैल्यू चाहिए 3 स्पेसिमेन के लिए। सो 3 का एवरेज है वो मिनिमम वैल्यू परमिटेड है सिंगल के लिए उससे इक्वल या एक्सीड करनी चाहिए। सो 13.6 से एक्सीड करना चाहिए।
when the average value of the three specimen equal or exceeds the minimum value permitted for a single specimen. तो सिंगल स्पेसिमेन की वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर तीनों स्पेसिमेन का एवरेज सिंगल वैल्यू जो एक स्पेसिमेन के लिए परमिटेड है मिनिमम वैल्यू उससे कम नहीं आना चाहिए, अगर कम आता है तो रीटेस्टिंग अलाउड नहीं है। और इसके साथ साथ एंड द वैल्यू फॉर मोर देन वन स्पेसिमेन इज बिलो द रिक्वायर्ड एवरेज वैल्यू, और एक स्पेसिमेन से ज़्यादा के लिए रिक्वायर्ड एवरेज वैल्यू है, और when the value for one specimen is below the minimum value permitted for a single specimen, a retest of 3 additional specimens shall be made. So इस केस में आपको रीटेस्ट परमिटेड है, और अगर आप रीटेस्ट करते हैं तो उस केस में हर एक स्पेसिमेन की जो वैल्यू है वो इक्वल या एक्सीड करनी चाहिए एवरेज वैल्यू से। तो एवरेज वैल्यू है वो 17.6 है WPL6 के लिए, सबके लिए नहीं है, ये केवल मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि WPL6 का अगर रीटेस्ट करता हूँ तो जब हम रीटेस्ट करेंगे 3 स्पेसिमेन का तो तीनों ही स्पेसिमेन की वैल्यू है वो 17.6 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर इससे नीचे वैल्यू आती है तो रिजेक्शन हो जाएगा। अब जो टेस्टिंग है वो 370 के अकॉर्डिंग होगी, और अब हम मूव करेंगे टेबल्स की तरफ। इम्पैक्ट टेस्ट की जो वैल्यूज हैं वो भी देख लेते हैं। टेबल 4 4P इम्पैक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर WPL6, WPL9 एंड WPL3। तो ये 3 ग्रेड की रिक्वायरमेंट्स है वो सेपरेट एक साथ है, और WPL8 की रिक्वायरमेंट है वो अलग है, क्योंकि WPL8 के लिए जो इम्पैक्ट वैल्यूज हैं वो हायर है और इन तीनों ग्रेड्स के लिए सेम है। सो अगर आपका 10x10 का स्पेसिमेन है तो 3 स्पेसिमेन का जो एवरेज वैल्यू है वो 17.6 चाहिए, और अगर सिंगल स्पेसिमेन के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 13.6 चाहिए, और अगर स्पेसिमेन का साइज 10x7.5 है तो 13.6 एवरेज वैल्यू चाहिए 3 स्पेसिमेन के लिए, और सिंगल स्पेसिमेन के लिए मिनिमम 10.8 चाहिए, और 10x5 स्पेसिमेन का साइज है तो 9.5 है एवरेज वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू है सिंगल स्पेसिमेन की वो है 7। सो हर एक साइज के लिए डिफरेंट इम्पैक्ट वैल्यूज स्पेसिफाइड है। सो हम टेबल 4 को रेफर करके वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टेबल 5 में देखेंगे हम WPL8 के लिए। सो 10x10 फुल साइज स्पेसिमेन होता है, सो उसके लिए 33.9 है एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन। अगर हम सिंगल स्पेसिमेन के लिए देखेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट तो वो है 27.1, और इसी तरीके से हम और भी साइजेस हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट को इस टेबल से रेफर कर सकते हैं। अब हम रेफर करते हैं टेंसाइल प्रॉपर्टीज को। टेंसाइल प्रॉपर्टीज टेबल 3 में स्पेसिफाइड है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ और इलोंगेशन रिक्वायरमेंट, ये 3 चीज़ें हैं जो टेंशन टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं, तो ये तीनों वैल्यू हमें टेस्ट सर्टिफिकेट में रिपोर्ट करनी होती हैं। सो ईच ग्रेड के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। सो WPL6 के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ MPa में देखा जाए तो 415 से 655 MPa की रिक्वायरमेंट है, 415 मिनिमम है और 655 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। और WPL9 के लिए देखूं तो 435 से 610 की रेंज में है। ऐसे ही WPL3 के लिए 450 से लेके 620 तक है। WPL8 के लिए 690 से 865। तो ये WPL8 की टेंसाइल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है।
मीन्स ये स्ट्रॉन्गर ग्रेड है। यील्ड स्ट्रेंथ है वो 240 MPa मिनिमम है WPL6 के लिए, WPL9 के लिए है 315 MPa। WPL3 की जो मिनिमम यील्ड वैल्यू है वो 240 MPa है और WPL8 की जो यील्ड वैल्यू मिनिमम वो 515 है। सो आप देख रहे हैं कि WPL8 की जो यील्ड वैल्यू है वो WPL6 की मिनिमम टेंसाइल वैल्यू से भी कहीं ऊपर है। अब देखते हैं इलोंगेशन रिक्वायरमेंट को। सो इलोंगेशन रिक्वायरमेंट ग्रेड वाइज है, दोनों ही डायरेक्शन में अवेलेबल है। अब एक चीज़ और है कि आपका जो स्पेसिमेन है वो किस तरीके है, राउंड स्पेसिमेन है या आपका रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन है। सो वो उस पर भी डिपेंड करता है। राउंड स्पेसिमेन के लिए WPL6 ग्रेड के लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 22% का एलोंगेशन चाहिए, ट्रांसवर्स में 12% ही चाहिए। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब राउंड में ही WPL9 के लिए 20% है, ट्रांसवर्स एप्लीकेबल नहीं है। WPL3 के लिए 22 है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और 14 है ट्रांसवर्स में। WPL8 के लिए लॉन्गिट्यूडनल में 16 है, ट्रांसवर्स में एप्लीकेबल नहीं है। रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट्स अगर बॉल थिकनेस 7.94 है या इससे अधिक है तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। सो 30% लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, 16.5% ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। और ऐसे ही WPL9 ग्रेड 28% है लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स में है 18%। WPL3 ग्रेड के लिए 30% है लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स में है 20%। ऐसे ही WPL8 ग्रेड के लिए 22% एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अब जब आपकी बॉल थिकनेस रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन की 7.94 mm से कम हो जाती है तो रिडक्शन होता है ईच पॉइंट। अगर 0.79 mm का डिक्रीज होता है बॉल थिकनेस में बिलो 7.94 mm, सो वैसे ही आपका रिडक्शन होगा 1.5% का इलोंगेशन में। सो ये इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स को आप देख सकते हैं इलोंगेशन की। अब हम मूव करते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। सो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट है वो फिटिंग्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो आपकी इसके साथ जो भी पाइपिंग लगनी है सो उनके अकॉर्डिंग आपको ये इस कंडीशन में होनी चाहिए फिटिंग्स को प्रेशर को सस्टेन कर सकें। डायमेंशंस हैं वो ये सभी B16.9, MSS SP95, 79, B16.11 रेस्पेक्टिवली आप रेफर कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और सरफेस फिनिश अपीयरेंस और कोरोजन प्रोटेक्शन है वो ऐसे 960 की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है थिकनेस की उससे कोई भी स्क्रैच, कोई भी इंडेंट उससे डीप नहीं होना चाहिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा उसकी इसमें फिटिंग, क्योंकि मिनिमम जो टॉलरेंस है थिकनेस में वो 12.5% अंडर टॉलरेंस है थिकनेस में, इससे नीचे थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए। रिपेयर बाई वेल्डिंग परमिटेड है अगर आप परचेसर अलाउ करता है तो, और इनकेस परचेसर अलाउ करता है तो हमें जो वेल्डिंग करनी है वो लो हाइड्रोजन वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं और ASME सेक्शन 9 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। और उसकी जो टेंसाइल और इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल की आप टेस्टिंग करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। सपोज कीजिए कि WPL6 के लिए टेंशन टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करना है और इम्पैक्ट टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है -40°C पर WPL6 ग्रेड के लिए सो वो भी मीट करनी है। बेसिकली वेल्डिंग जब आप करेंगे वो मीट करनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं। बेस मेटल की रिक्वायरमेंट और बेस मेटल
और बेल्ट मेटल दोनों के ही लिए सेम होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट कब आएगी? जब आपकी फिटिंग सीमलेस नहीं है, फैब्रिकेटेड फिटिंग है। सो जब बट जॉइंट्स हैं, जो फ्यूजन वेल्डेड बट जॉइंट्स हैं, वो रेडियोग्राफिकली एग्जामिन्ड होने चाहिए throughout the entire length in accordance with UW 51 of ASME Section 8 Division 1 of ASME BPBC कोड। अगर इसके अलावा हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की जगह पे अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद अपेंडिक्स 12 ऑफ सेक्शन 8 डिवीजन 1 ऑफ द ASME BPBC कोड। जनरली रेडियोग्राफी या अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन है वो परफॉर्म की जाती है फॉर्मिंग ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद। अगर बेल्डेड पाइप रेडियोग्राफ्ट है तो उस केस में फिटिंग की रेडियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बेल्ट है पाइप की वो अफेक्ट नहीं हुई है फॉर्मिंग ऑपरेशन से, तो उस केस में हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी फाइनल फिटिंग बनने के बाद उसकी रेडियोग्राफ करने की। इन सेक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल करनी है। अब रिजेक्शन एंड रीहियरिंग है। सो कोई भी अगर क्लॉज है उसकी रिक्वायरमेंट को फिटिंग्स फुलफिल नहीं करते, इम्पैक्ट टेंसाइल हो या फिर आपकी केमिकल कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, सो कोई भी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो रिजेक्शन हो जाएगा उस केस में। आप सर्टिफिकेशन देख लेते हैं कि एमटीसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 960 में भी स्पेसिफाइड है, और उसके अलावा है वो इस स्पेसिफिकेशन में भी दी हुई है। जैसे केमिकल एनालिसिस के रिजल्ट्स आपको टेबल 1 में है वो रिपोर्ट करने हैं और कंफर्म करना चाहिए टेबल 1 में जो दी हुई है रिक्वायरमेंट्स। और टेंसाइल प्रॉपर्टी के रिजल्ट्स हैं वो भी आपको एमटीसी में स्पेसिफाई करने हैं, जैसे यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम, एलोंगेशन की रिक्वायरमेंट और टेंसाइल टेस्ट की ओरिएंटेशन क्या है। इम्पैक्ट टेस्ट के रिजल्ट्स टेबल 4 और 5 के अकॉर्डिंग आपको एमटीज में रिपोर्ट करने हैं। हीट ट्रीटमेंट का टाइप रिपोर्ट करना है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडियोग्राफिक और अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन ऑफ फील्ड। सो आपकी फैब्रिकेटेड फिटिंग है तो रेडियोग्राफिक या अल्ट्रासोनिक एग्जामिनेशन का भी जिक्र करना है। और कोई भी सप्लीमेंट्री टेस्टिंग आपने परफॉर्म की है परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सो वो भी आपको स्पेसिफाई करना है। प्रोडक्ट मार्किंग है, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि प्रोडक्ट मार्किंग किस तरीके से होनी चाहिए। कोई भी मार्किंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी आ जाए, थिकनेस कम हो जाए। ब्लंट नोज्ड का आपका डॉट